हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल मॉरल माइंड्स पे। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ टॉर्क ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चा, अब तक हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का 50% पार्ट कवर किया है। इसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट पढ़ाई है। इसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्ट पढ़ी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मास। ये जो अपने टॉपिक्स है ये सभी टॉपिक हमने कवर किए हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट पीवाई की है ये भी हमने स्टडी किए हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो पहले आप उन लेक्चर को अटेंड करो और उसके बाद आप टॉर्क को भी पढ़ सकते हो। ओके, तो अगर नहीं भी करते हो तो डोंट वरी, आपका कोई उसमें उतना डिसएडवांटेज नहीं होगा। मैं आपकी हर एक कंसेप्ट इस लेक्चर में भी क्लियर कर पा जाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क। आज हम पढ़ेंगे कि टॉर्क क्या है और टॉर्क के साथ हम कपलिंग फोर्स भी पढ़ेंगे। और जिन बच्चों का टॉर्क में कंफ्यूजन रहता है कंसेप्ट को लेकर, तो आज के लेक्चर में आपकी कंसेप्ट और उसका जो कंफ्यूजन है वो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क डन बाय टॉर्क क्या होता है। ओके, तो और उसके बाद हम उसके जो इम्पोर्टेंट अपने एनसीईआरटी के बुक के और जो दूसरे पीवाईक्यू है उन्हें भी आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह आज भी कहता हूँ बच्चा कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉर्क जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की। तो हो सके तो थोड़ी देर के लिए अपने मन में अगर अभी इधर उधर के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन्हें बाजू में रखो बेटा, और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो। तो चलो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ टॉर्क क्या है? तो कंसेप्ट ऑफ टॉर्क पढ़ाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मान लो अपने पास ये अपने घर का दरवाजा है, ठीक है, डोर है अपने घर का। ओके, और आपको इसे ओपन करना है। ओके, तो ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब आप डोर के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स लीनियर है या रोटेशनल फोर्स है? वो फोर्स लीनियर है। बट उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? उस फोर्स की वजह से ये जो अपना डोर है वो ऐसे घूम रहा है, मतलब वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स माइंड से होकर हमें टॉर्क पहले पढ़ना है, उसकी कंसेप्ट को पकड़ना है। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। बट पहले कंसेप्ट को पकड़ो। मान लो अपने पास ये डोर है, ये क्लोज डोर है, ठीक है। आपको अभी से इस तरह से ओपन करना है। ओके, तो जब आप इसके ऊपर लीनियर फोर्स अप्लाई करोगे तब ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो ये डोर इस तरह से कुछ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। आपने जो इस डोर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स क्या है? वो लीनियर फोर्स। बट उस लीनियर फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म किया? उस लीनियर फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया। ओके, बट यहाँ पर ट्विस्ट एक है। यहाँ पर ट्विस्ट ऐसा है कि जब आप उस डोर के एंड पर फोर्स अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, तब जो है डोर इजीली ओपन हो जाएगा। बट अगर आप उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास अगर फोर्स अप्लाई करोगे कुछ इस पॉइंट पे, ये अपना F1 फोर्स हो गया, अपना F2 फोर्स हो गया, तो अगर आपने इनिशियली F1 फोर्स डोर के एंड पॉइंट पे अप्लाई किया तो डोर जो है वो इजीली ओपन हो जाएगा। और अगर आपने वही फोर्स उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के नियरली अप्लाई किया तो हो सकता है कि डोर ओपन हो भी नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ये आप इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास अप्लाई कर रहे हो और ये आप इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के दूर अप्लाई कर रहे हो। तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे एक चीज क्लियर होती है कि अगर ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करना है तो रोटेशनल मोशन दो चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आपने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया। और दूसरा फैक्टर क्या है बच्चा? दूसरा फैक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स की पोजीशन क्या है, ठीक है, मतलब आर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना है तो दो चीजों अगर इसेंशियल है तभी वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। फर्स्ट वन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो।
और दूसरा है बच्चा उस ऑब्जेक्ट उस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन पर से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो चीजों पे ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की ऐसी कैपेसिटी है जो रोटेशन को चेंज कर सकती है, उसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क की बेसिक सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स की कैपेसिटी जो क्या करेगी, जो ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगी, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं टॉर्क। आई होप आपको टॉर्क समझ में आ चुका होगा बेटा। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया हुआ है। पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें लिख के दूंगा, डोंट वरी। उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क में वर्क डन क्या होता है, ठीक है, तो और उसके अलावा टॉर्क की पावर क्या होती है ये भी आज हम देखेंगे, डोंट वरी। बट पहले इसको समझो ये क्या है। ये क्या है? अगर किसी फोर्स को अप्लाई करके हमें उस ऑब्जेक्ट का रोटेशन चेंज करना है तब हमें दो चीजों की बहुत बहुत जरूरत पड़ती। पहला क्या कि आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सिस ऑफ वो जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर अप्लाई हुआ है। तो ये फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस, इन दोनों को मिला के बनता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? इन सिंपल वर्ड कि ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी जो ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज करेगी, तो इस फोर्स के कैपेसिटी को हम कहते हैं बेटा टॉर्क। और टॉर्क ऐसी क्वांटिटी है जो उसके अंदर कितना रोटेशन फोर्स है ये भी मेजर करती है। तो आई होप तुम्हें टॉर्क अभी समझ में आ चुका होगा, और 101% तुम्हें टॉर्क अभी समझ में आ चुका है। अभी सिर्फ मुझे तुम्हें डेफिनेशन लिख के देनी है और इसके कुछ पॉइंट्स लिख के देने हैं, उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो टॉर्क क्या है बच्चा? टॉर्क की डेफिनेशन क्या रहेगी? टॉर्क 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 इज द कैपेबिलिटी। किसकी कैपेबिलिटी है रे? टॉर्क इज द कैपेबिलिटी ऑफ the force which change the rotation motion of an object, which change the rotation is called torque। ठीक है, तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इस उस फोर्स की कैपेसिटी है जो रोटेशन को चेंज करेगा। ओके, उसके बाद देखो ये क्या करता है, इट ऑल्सो मेजर क्या मेजर करता है? द रोटेशनल फोर्स, या फिर द अमाउंट ऑफ, इट ऑल्सो मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में कितना रोटेशनल फोर्स है उसे भी मेजर करता है इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टॉर्क है क्या? पहली बात, टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्क, इसे हम कहेंगे टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? जब वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे हम उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट का फोर्स, ओके, और वो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ या फिर आर इंटू एफ। तो क्रॉस क्या, या क्रॉस है या डॉट है, ये भी मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस मतलब मीटर, तो इसका यूनिट है बेटा न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन क्या आएगी? डायमेंशन आएगी बेटा इसकी m1, ठीक है, L1 T-2 इंटू m1। तो m1 मतलब क्या, सॉरी m1 नहीं रे, L1। ठीक है, तो m1 एज इट इज रहेगा, m1 एज इट इज, ओके, L1 L2 और T-2। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क? m1 L2 T-2, एंड व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। ओके, अभी देखो, अभी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो है टॉर्क लग रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो उस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, ये भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उसके पहले मैं आपको टॉर्क आर डॉट एफ है या आर क्रॉस एफ है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो मान लो अपने पास ये रहा एक y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ओके, तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो कहाँ पे अप्लाई किया था? x एक्सिस पे अप्लाई किया था। तो मान लो अपना ये फोर्स हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस, तो ये हो गया अपना फोर्स। ओके, तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ बेटा? फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो है ऑब्जेक्ट के अंदर ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ? फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट में टॉर्क रोटेशनल मोशन परफॉर्म हुआ, या फिर ऑब्जेक्ट ने रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया। किसकी वजह से किया? टॉर्क की वजह से किया। तो टॉर्क है क्या? तो टॉर्क इज द आर इंटू एफ। ओके, तो यहाँ तो अपना आर तो आर ही रहेगा, बट एफ क्या है? तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से मूव हो रहा है या परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से मूव हो रहा है? जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पे इस तरह से फोर्स अप्लाई किया है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा बेटा इसका एफ साइन थीटा। और ये एफ साइन थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं बेटा? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो आर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करने में कौन आएगा बेटा? एफ कॉस थीटा आएगा या एफ साइन थीटा आएगा? एफ साइन थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स को परपेंडिकुलरली अप्लाई करेंगे फ्रॉम सम डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तभी जाके ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। तो आर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो एफ कॉस थीटा नहीं होगा, क्योंकि जब अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, जब आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या ऑब्जेक्ट मूव होगी क्या? तब तो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी, वो तो आगे खिंच जाएगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आपको कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगी। तो आर के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? आर के साथ बेटा एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। और मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में समझाया हुआ है कि जब हमारे साथ किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई को होता है तो वो डॉट प्रोडक्ट नहीं, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मतलब टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। This is the most important topic of today's lecture. Torque is the cross product of R cross F. Okay, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो आप एक बार इसे पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको इसके रिलेटेड टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क का वर्क डन क्या है और टॉर्क की पावर क्या है, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे एक बार आप पॉज करके नोट करो। चलो, हो गया बेटा? आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं टॉपिक भी इरेज करता हूँ। ओके, अभी हम इस आर एफ साइन थीटा को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा, उसके बाद हम वर्क डन देखेंगे। ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, देखो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। मतलब आर क्या है? वो डिस्टेंस है फोर्स का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पर है, ठीक है। और एफ क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अभी अभी हमने देखा। ओके, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब रहेगा, ये सब हमें चीजें थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा उसको भी हमें डिस्कस करना है। मान लो अपने पास थीटा 90 है, आपने एग्जैक्टली 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई किया। तो जब फोर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इस तरह से लगता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम रहता है। ओके, तो जब थीटा इज 90, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है, अगर हम 180 डिग्री से या फिर 0 डिग्री से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में टॉर्क जनरेट ही नहीं होता और ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगी। तो उस केस में जो है अपना टॉर्क रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब रहता है? जब थीटा 90 होता है। और टॉर्क 0 कब होता है? जब थीटा 0 या फिर
180 डिग्री रहता है। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अभी हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है कि टॉर्क जो है किस डायरेक्शन में मूव होगा, और उसके बाद हम उसका वर्णन देखेंगे। तो डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दी जाती है। डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। उसका यूज करके हम जो है टॉर्क की डायरेक्शन को यूज फाइंड करते हैं। ओके, लिख के नहीं दूंगा, समझो उसे, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी जो है ये था अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया था कुछ इस तरह से। ओके, ये अपना फोर्स है और ये जो है ये अपना डिस्टेंस आर है। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि आपका जो राइट हैंड है उसके 4 फिंगर, आपका जो राइट हैंड है उसके 4 फिंगर आपके पोजीशन वेक्टर की तरफ चाहिए, और जब आप उसे कर्ल करो तो उसे कर्ल करते वक्त आपको उसे फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करना है। मतलब ये हमारी पोजीशन वेक्टर हो गया आर और ये हो गया हमारा फोर्स। तो अगर आपको इन दोनों में जो टॉर्क जनरेट हुआ है, अगर आपको वो टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कुछ मत करो, अपना जो राइट हैंड है उसको इस तरह से आपके 4 फिंगर, आपका जो पाम है वो आर की तरफ चाहिए, और आपके जो 4 फिंगर है वो जो आप कर्ल करोगे तो कर्ल करने के बाद उसे आपको फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करना पड़ेगा। और जब आप उसे कर्ल करोगे जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उस डायरेक्शन में आपकी टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी। मतलब इस थंब की जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, इस आउटवर्ड डायरेक्शन में इस केस में टॉर्क लगता है। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मान लो अपने पास कुछ इस तरह से कंडीशन है। ओके, तो ये रहा अपना आर और ये रहा अपना एफ। तो क्या करना है आपको इस केस में, आपको आपके 4 फिंगर आपके आर की तरफ चाहिए। ओके, कुछ इस तरह से, और उन्हें आपको एफ की तरफ ऐसे कर्ल करना है। तो इस डायरेक्शन में क्या रहेगा आपका, इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क रहेगा। ये हमें राइट हैंड रूल कहता है। बहुत सिंपल है, एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो अभी अपने पास इस डायरेक्शन में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कैसे देखिए यहाँ पर एफ है। ओके, और अभी यहाँ पर आर है, ये रहा अपना आर। तब आप क्या करोगे, तब आप आपके राइट हैंड को, आपके पाम को आपके आर की तरफ पकड़ोगे और एफ की तरफ कर्ल करोगे। जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा उस डायरेक्शन में आपका टॉर्क लगेगा। ओके, तो इस केस में आपकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये रहा अपना राइट हैंड रूल। आई होप तुम्हें राइट हैंड रूल समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है बेटा, आर के डायरेक्शन में आपके पाम को रखो और एफ की तरफ उसे कर्ल करो। या फिर मान लो अपने पास ये आर है, या फिर ये ओके, मान लो अपने पास ये आर है और ये अपने पास एफ है। तो उस केस में क्या करो, आर को एफ की तरफ कर्ल करो। अभी आपका जो थंब है वो कौन से डायरेक्शन पे है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब टॉर्क जो है वो अपवर्ड लगना है। ठीक है, इतना सिंपल है अपना राइट हैंड रूल। लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझो। ओके, अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से रिपीट करो और फिर से देखो, आपको 101% समझ में आएगा। ओके, अभी देखो बेटा, टॉर्क जब लगता है तो टॉर्क लगने पर पोजीशन भी चेंज होती है। सॉरी, टॉर्क जब लगता है तो टॉर्क क्या है बेटा, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो यहाँ पर फोर्स भी तो अप्लाई हो रहा है। तो टॉर्क जब होगा तब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, और जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तब ऑब्जेक्ट की हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से और इस टॉर्क की वजह से कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। तो टॉर्क जो है वो वर्क डन भी करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये उसका फॉर एग्जांपल ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी पी नॉट, ये उसकी फाइनल पोजीशन है पी, ये उसका एंगल है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल ds। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने थोड़ी सी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। तो थोड़ी सी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर होने के बाद थोड़ा सा ही वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा dw। मैं अभी लिख रहा हूं आपको वर्क डन बाय टॉर्क। अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, अभी हम देख रहे हैं वर्क डन बाय द टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। तो dw इज इक्वल टू क्या है बेटा,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ds है। बट ये देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, और रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है कि नहीं होती है? इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। ओके, तो देखो बेटा, अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तब मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, इनके बीच में जो रिलेशन है वो समझाया था। ओके, बट डोंट वरी, मैं अभी भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो, ये जो ds है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, सभी जानते हैं। अगर ये पी नॉट से लेकर पी तक क्या है? पी नॉट से लेकर पी तक एक आर्क है, और हमने 10th स्टैंडर्ड में थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो अगर ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बराबर रहेगा? ये थीटा रहेगा बेटा आर्क अपॉन में रेडियस के बराबर। ठीक है, तो मान लो इस रोटेशनल मोशन का जो एक्सिस है उसकी जो रेडियस है वो है फॉर एग्जांपल आर्क। तो यहाँ पर थीटा तो एज इट इज रहेगा। आर्क क्या है? पी नॉट से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो ds के बराबर है, राइट, और रेडियस से बेटा अपनी। तो ये आर कैसा है बच्चा? आर डिवाइड को यहां आने के बाद मल्टीप्लाई को, तो ds इज इक्वल टू क्या आया? थीटा इंटू आर, राइट। तो यहां पर भी ds है और यहां पर भी ds है। तो इस केस में ds क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू क्या आई? जिसकी वैल्यू आई थीटा इंटू आर। तो हम इस जगह पे थीटा ds की जगह पे थीटा इंटू आर लिख सकते हैं, राइट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ds इन अबव इक्वेशन वी गेट व्हाट वी गेट dw इज इक्वल टू f एज इट इज रहेगा। थीटा ds की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? r इंटू थीटा, थीटा इंटू आर लिखो या r इंटू थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो dw इज इक्वल टू क्या आया? dw इज इक्वल टू आया f इंटू आर। तो f है फोर्स और r है पोजीशन वेक्टर। तो अभी हमने देखा फोर्स इंटू पोजीशन वेक्टर क्या होता है? फोर्स इंटू पोजीशन वेक्टर होता है टॉर्क, जो अभी हमने पढ़ा। तो हम F इंटू आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा? F इंटू आर की जगह पे हम लिखते हैं टॉर्क और थीटा एज इट इज, एंड दिस इज द वर्क डन बाय द टॉर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसका जो वर्क डन है टॉर्क की वजह से, वो होता है dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा। अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो सिंपली पहले टॉर्क को फाइंड करो, अगर नहीं दिया है तो, और अगर दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ उस टॉर्क को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, आपको रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाली ऑब्जेक्ट का वर्क डन मिलेगा। इतना सिंपल कंसेप्ट है। तो आई होप आपको वर्क डन बाय द टॉर्क और वर्क डन इन द टॉर्क, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। आ चुकी है बच्चा, राइट? आई थिंक आपको समझ में अभी आ रहा है। बहुत सिंपल करके मैंने पढ़ाया आपको। ओके, अभी हम देखेंगे पावर। क्या देखेंगे बच्चा? पावर। तो पावर क्या है? सभी जानते हैं पावर क्या है। पावर, मनी इज द पावर। मनी पावर है क्या? पैसा पावर है क्या? 90% है। मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, और शायद सही लगता है। बट मुझे तो अभी थोड़े बहुत मॉरल की भी जरूरत है। मतलब मुझे लगता है कि मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल पावर। आप किस मेंटल पावर में हो, मतलब आप किस सिचुएशन में हो। अगर आपका दिमाग, अगर आपके थॉट्स अच्छे हो, आपकी मेंटल पावर अच्छे हो, तो मुझे लगता है कि उस आदमी से या फिर उस पर्सन से रिच कोई भी पर्सन इस दुनिया में नहीं है। अगर किसी पर्सन के थॉट्स अच्छे आ रहे हो, अगर उसके मन में डिप्रेशन नहीं है, अगर वो हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा सदाबहार रहता है, तो उस पर्सन को मैं कहूंगा कि वो ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसके थॉट्स अच्छे हैं। क्योंकि बेटा जो आपके लाइफ में 90% थॉट्स आपको डिस्टर्ब करते हैं। 90% थॉट्स, आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के ऊपर चल रही है। अभी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, अभी आप बेचैन हो रहे हो, वो किसकी वजह से हो रहे हो बेटा? वो थॉट्स की वजह से हो रहे हो। ठीक है, तो हर एक के मन में थॉट्स आते हैं, बट जिसके मन में अच्छे थॉट्स आते हैं वही मेरी नजर में सबसे रिचेस्ट आदमी है।
ओके, तो आप भी अपने थॉट्स को, अगर बुरे थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज उन्हें कंट्रोल करो और अच्छे थॉट्स अपने आप से लाने की कोशिश करो, क्योंकि जिसके मन में थॉट्स अच्छे है बेटा, वही आदमी सक्सेसफुल होता है। ओके ओके, तो बैक टू द पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरीवन नोज दैट। अरे बेटा आराम से पढ़ाया है मैंने आपको पावर क्या है। एक बार फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ जिन बच्चों का नहीं क्लियर है। मान लो अपने पास दो मजदूर है, ठीक है। एक मजदूर ने 1 घंटे में मान लो 40 बैग उठाई, ओके, सेम डिस्टेंस पे, और दूसरे मजदूर ने 1 घंटे में 30 बैग उठाई। तो किसकी पावर ज्यादा है? जिस मजदूर ने 1 घंटे में 40 बैग उठाई, ओके। तो उसका मतलब क्या, उसकी पावर ज्यादा है। उसकी पावर का हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया कि उसने 1 घंटे में कितना वर्क किया। इसने 1 घंटे में 40 बैग उठाई, इसने 1 घंटे में 30 बैग उठाई। मतलब क्या, उसने ज्यादा वर्क किया सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। तो जब सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा वर्क होता है, या फिर जब हम वर्क को टाइम से रिलेट करते हैं, तब वो पावर कहलाता है। तो पावर क्या है? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और अभी अभी हमने डी डब्ल्यू फाइंड किया है। डी डब्ल्यू क्या है? टी इंटू थीटा। तो यहाँ पर सॉरी टॉ इंटू थीटा, यहाँ पर हम डी डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? टॉ इंटू थीटा। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू that is tau into theta in this equation, we get tau into theta by dt। sorry dw की वैल्यू है ना, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। p इज इक्वल टू dw by dt। ओके, एक काम करो, हम यहाँ पर उसको बाद में लिखेंगे। मुझे लगता है p इज इक्वल टू tau into theta अपॉन dt अगर अपन ने लिखा, तो एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ी देर के लिए इससे इरेज करते हैं। इस इक्वेशन को हम dt से डिवाइड करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, इसे हम dt से डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन उससे भी आता है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो। ये अपनी थोड़ी सी जो है सिंपल और इसेंशियल मेथड है। आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को dt से डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय dt। ओके, dt से उसे हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा dw अपॉन में dt, ओके, इज इक्वल टू टॉ थीटा। ओके, क्यों नहीं आ रही है dw टॉ थीटा? ओके नो प्रॉब्लम। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय dt, dw बाय dt इज इक्वल टू टॉ थीटा। तो dw की वैल्यू अगर टॉ थीटा अगर पुट करी जाए तो क्या होगा? तो dw by dt is equal to tau into theta divide, okay no problem, dw by dt is equal to tau into theta। अगर उसे भी दी जाती तो p into dt, okay no problem, बट w is equal to क्या होता है? w is equal to, तो 1 मिनट दो मुझे सिर्फ, 1 मिनट। ओके, ओके बेटा देखो, P इज इक्वल टू क्या है? dw बाई dt। अभी मैंने थोड़ी सी एक यहाँ पे मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक आप मत करो, ठीक है। देखो dw है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो ये जो थीटा रहेगा वो भी स्मॉल ही रहेगा, d थीटा रहेगा। ओके, यहाँ पर भी d थीटा रहेगा, यहाँ पर भी d थीटा रहेगा, और यहाँ पर भी d थीटा रहेगा, और यहाँ पर भी d थीटा रहेगा। फिर से पढ़ा दो, ओके डोंट वरी। वो क्या है ना, अभी ना थोड़ी देर के लिए ये जो अपना टेक्निकल इशू हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। मतलब अभी अभी वो उधर कुछ चल रहा है, मेरे दो साथी है वो कुछ कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, और फ्लो में मैंने आपको एक सिंपल लाइटली मिस्टेक करी है, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं आपको फिर से पढ़ा दूं, डोंट वरी। ये आई थिंक dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू ds आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अपन ने मिस्टेक क्या करी, अपन ने पूरा एंगल थीटा कंसीडर करा, जो कि जो वर्क डन है, जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि ds भी स्मॉल है, तो इसकी वजह से एंगल भी स्मॉल बनेगा। तो d थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ओके, तो ये थीटा नहीं रहेगा, ये d थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल क्रिएट हुआ। ओके, तो d थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ds अपॉन में r। तो ये जो r है बेटा, ये डिवाइड को है, यहाँ आने के बाद
मल्टीप्लाई को हो जाएगा तो ds इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास डी थीटा इंटू आर, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आर इंटू डी थीटा। और एफ आर इंटू डी थीटा मतलब एफ आर का मतलब क्या होता है, टॉ होता है। ओके, अभी आप सिंपल डी डब्ल्यू की जगह पे टॉ इंटू डी थीटा पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, टॉ इंटू डी थीटा, टॉ इंटू डी थीटा बाय डी टी। और सभी जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो पावर क्या है, टॉ इंटू ओमेगा। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर फाइंड करनी है तो सिंपली आप क्या करो, उसको उसके टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, आपको उस बॉडी की जो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है उसका उसकी पावर आपको आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। ओके, अभी थोड़ी देर के लिए बेटा थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंट चल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिखा, क्योंकि वहां से भी थोड़ी बहुत आवाजें वो लगा रहे थे मेरे जो सपोर्टिव सिस्टम के जो मेरे दो मेन बंदे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया था। ओके, तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी सॉरी कहता हूँ और एक बार फिर से सॉरी कहता हूँ, बट एक बार आप फिर से इसे पॉज करके नोट करो। आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। ओके, इसे एक बार आप पॉज करके नोट करो। चलो, अपने एनसीईआरटी के बुक का ये सॉल्व क्वेश्चन है, ये आज हम कवर करेंगे। ओके, जिन बच्चों को आता है वो पॉज करके नोट करके सॉल्व करो, निपटा दो, डोंट वरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क, टॉर्क फाइंड करना है ऑफ अ फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, 7 आई कैप, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है हमें, उसका वेक्टर फॉर्म दिया है 7 आई कैप, ओके, प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट उसका फोर्स लग रहा है। द ओरिजिन द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, तो उस फोर्स की पोजीशन वेक्टर कितनी है बेटा, वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एस, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, सभी जानते हैं बच्चा, मैंने बहुत आराम से आपको पढ़ाया है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, ओके, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आई कैप, दैट इज 1, जे कैप दैट इज -1, दैट इज 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है -5। ओके, ये थोड़ी सी लाइन यहाँ पे थोड़ी सी पास में खींचता हूँ ताकि हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिले। ओके, देखो इससे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 1 दैट इज +5, -3 इंटू 1 दैट इज -3, उसके बाद माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, -5 इंटू 1 दैट इज -5, ओके, 7 इंटू 1 दैट इज -7, +1 राइट, इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या है अपने पास 3 इंटू 1 दैट इज 3, -7 इंटू -1 दैट इज -7, राइट। तो निपटा दो बेटा, अभी सॉल्व करो मेरे साथ, हाँ, नहीं तो पॉज करके मेरे से पहले आंसर आप फाइंड कर दो। ओके, और मेरा चेक करो, आपका चेक करो, ठीक है। 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 आई कैप माइनस जे एज इट इज रहेगा, ठीक है, -5 -7 -12, ओके, उसके बाद प्लस और के रहेगा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, प्लस के कैप, ओके, ठीक है, के कैप क्या है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 7, तो ये आया अपना 2i, माइनस इंटू माइनस प्लस 12j प्लस 10j, ये है अपना टॉर्क। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो, कैसे करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू इन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया, इन रूट 4 प्लस 144 प्लस 100, दैट इज टॉ इज इक्वल टू 248, राइट, 248, ठीक है। तो ये अपना टॉर्क है इन मैग्नीट्यूड और ये अपना टॉर्क है इन वेक्टर, तो भी ओके। तो इसे आप एक बार पॉज करके नोट करो, आपका भी यही आया होगा। ओके, इसे आप पॉज करके नोट करो। चलो, हो गया।
अभी देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने टॉर्क के बारे में पूरा पढ़ा है कि टॉर्क क्या है। आज हमने सिर्फ टॉर्क पढ़ा है। टॉर्क की जो बेसिक कंसेप्ट है बेटा, टॉर्क में इसके बाहर कुछ नहीं आता, मतलब बेसिक में। और अगर आप देखोगे तो टॉर्क जो है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके भी कुछ रिलेशन है जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, टॉर्क का वर्क डन क्या होता है, टॉर्क का पावर क्या होता है, टॉर्क एक्चुअल में है क्या, टॉर्क लगता कैसे है, टॉर्क कैसे बिहेव करता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। टॉर्क में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग टॉर्क का कोई ना कोई कंपोनेंट होता ही है। अगर टॉर्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर है तब भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल लेक्चर था, आपको मैंने ज्यादा डिफिकल्टीज आपको क्रिएट करके नहीं पढ़ाई है, बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको हर एक बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में पहले पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में हम 10 या फिर 10 to 15 इंपॉर्टेंट PYQs रिलेटेड टू टॉर्क, रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।